This is an ABP Life podcast. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था भी कहा जाता है, संघ परिवार एक ऐसा विचार परिवार जिसके तले बहुत सारे संगठन हैं। राष्ट्र सेविका समिति भी है, राजनीतिक शाखा के तौर पर भाजपा को कहा जाता है, विद्यार्थियों की शाखा के तौर पर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह को कहा जाता है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर 1960-70 के दशक में रोक लगी और वह अभी हाल तक जारी थी। पिछले सप्ताह मोदी सरकार ने इस नियम को रद्द कर दिया, यानी वह रोक हटा दी गई। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करूंगा मैं। व्यालोक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव है मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आरएसएस के कर्मचारी, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, माफ कीजिएगा, आरएसएस के स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी होते हुए नहीं हो सकते, यानी वो संघ की गतिविधियों में कोई भी सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकता है। ऐसा एक कानून 1960-70 के दशक में बना, उसे पिछले हफ्ते रद्द कर दिया गया। यानी अब सरकारी कर्मचारी भी संघ की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। क्या था ये कानून, क्यों बना, किसकी जरूरत पड़ी, थोड़ा सा इतिहास पर बैकग्राउंड को बताते हुए आज के दौर में इसकी चर्चा करेंगे। आप शुरुआत करें। देखिए, ऐसा है कि संघ का गांधी जी की हत्या में जो योगदान रहा, जो रोल रहा, जो भूमिका रही, इसके मद्देनजर संघ के लोगों को सरकारी नौकरियों में, मतलब सरकारी कर्मचारियों में और सरकारी कर्मचारियों को संघ में, इन दोनों के आपसी तालमेल से ये एक छवि बन सकती थी कि सरकारी कर्मचारी कम्युनल हैं, इसलिए इन दोनों पर रोक लगाई गई। और वो रोक जाहिर तौर पे संघ की तरफ से तो नहीं लग सकती थी, क्योंकि संघ तो कोई पंजीकृत संस्था नहीं है ऐसी, और ये वेरीफाई करने का भी तरीका नहीं होता है कि कौन संघ से है और कौन नहीं। तो इसलिए जो सरकारी सेवा के शर्तें हैं, कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल्स हैं, उनमें ये नियम लाया गया कि संघ में आप नहीं जा सकते, शाखा में नहीं जा सकते, संघ के स्वयंसेवक नहीं हो सकते अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो। लेकिन ये केवल संघ तक सीमित नहीं था। संघ के साथ जमाते इस्लामी का भी नाम उस संगठनों की सूची में था जिनमें आप नहीं जा सकते थे। सीपीआईएमएल का नाम था। सीपीआईएमएल उस समय नक्सलबाड़ी वाली पार्टी हुआ करती थी, या आज वाली चुनावी पार्टी नहीं थी। तो सीपीआईएमएल में भी आप नहीं हो सकते थे नौकरी करते हुए। और दिलचस्प है कि आनंद मार्गियों में भी आप नहीं हो सकते थे। आनंद मार्ग जो संगठन था, उसमें भी सरकारी नौकरी करते हुए आप नहीं रह सकते। ये कुछ और संगठन भी थे। तो ऐसे संगठनों में होना सरकारी सेवा शर्तों के खिलाफ था, और ये तकरीबन 1977 तक जारी रहा। ये जो आज हुआ है, बैन हटाया गया है, ये पहली बार नहीं है। 77 में जब इमरजेंसी हटाने के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने संघ का नाम उस सूची में से हटा दिया और सीपीआईएमएल का भी नाम हटा दिया। तो ये 3 साल तक चला, और मेरे ख्याल से उस सबके हटा दिए थे, संघ, माले, आनंद मार्ग और जमाते इस्लामी। लेकिन 80 में फिर से इंदिरा गांधी आई, और जब इंदिरा गांधी लौटी तो उन्होंने उस सेवा शर्त को दोबारा लागू कर दिया। और उसकी दलील कुल मिला के इतनी ही थी कि सरकारी कर्मचारी का चेहरा कम्युनल नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक लार्जर स्टैट्यूट ये था, जो कि सेवा शर्तों में होता है, कि सरकार के लिए काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, कोई भी लोक सेवक किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। और ये बात आज भी सरकारी कर्मचारियों को मोटे तौर पे इंट्यूटिवली पता होती है
ठीक है। तो ये एक आदर्श स्थिति रही है इस देश में। अब इसके लेकिन बरक्स अगर इसमें जी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हाँ श्रोताओं को हो तो उसको दूर कर दें कि संघ पर लगी पाबंदी हाँ और सरकारी कर्मचारियों के संघ में जाने पर लगी पाबंदी, ये दो चीजें हैं। हाँ क्योंकि संघ पर पाबंदी तो हत्या के तुरंत बाद लगा था महात्मा हाँ गांधी को, हाँ और उसको फिर बाद में तुरंत ही लिफ्ट भी कर लिया हाँ गया था। रिवोक कर लिया गया जी। तो तो असल में क्या है ना कि संघ पर पाबंदी लगना ही तो वो पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि में जी सरकारी जी कर्मचारियों पर पाबंदी लगी संघ का होने जी से। जी क्योंकि अगर संघ का नाम गांधी हत्या से नहीं जुड़ता तो निश्चित तौर पे संघ को उस तरह का समाज विरोधी जिसको कहते हैं या कम्युनल कहते हैं वैसा संगठन नहीं माना जाता है। इसीलिए और जमाते इस्लामी भी उसमें था, तो जमाते इस्लामी को जो है वो पाकिस्तान और पार्टीशन और इनसे जोड़ के देखा जाता था। हाँ, लेकिन आप देखिए कि क्या दिलचस्प बात है कि जमाते इस्लामी और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी आजादी के पहले कुछ प्रांतों में। हाँ? इसके बावजूद हिंदू महासभा के साथ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हाँ, तो ये रिस्ट्रिक्शन केवल संघ और जमाते इस्लामी पर था और सीपीआईएमएल पे, जो कि नक्सलवाड़ी से जुड़ी पार्टी थी। तो ये मुझे लगता है कि उस समय की सरकारों की अपनी प्राथमिकता रही होगी, और इंदिरा गांधी की तो बिल्कुल साफ प्राथमिकता थी ये, तभी वो 80 के दशक में 80 में जब लौटी तो इसको ले आई। लेकिन इसके पैरेलल एक बात हमको ये देखनी चाहिए कि आजादी के बाद से लेके अब तक ऐसा कोई समय, दशक या साल नहीं रहा है जब सरकारी कर्मचारी राजनीतिक रूप से न्यूट्रल रहे हों। इसकी एक तो बहुत सामान्य वजह यह है कि हर सरकारी कर्मचारी नागरिक होता है, मतदाता होता है। तो जब वो मतदान करता है तो मतदान करते समय उसकी कोई आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस रहती ही है, कोई पार्टीगत पक्ष तो रहता ही है उसका। ठीक है। अब ये हम सब जानते हैं, अपने अपने कॉलोनियों में और मोहल्लों में देखते हैं कि सुबह जो संघ की शाखाएं लगती हैं उनमें कितने सरकारी कर्मचारी आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो संघ के प्रचारक रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। तो जब सरकारी कर्मचारी जिस सत्ता शीर्ष के नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो खुद जब संघ का प्रचारक रहा है, उनको छोड़ दीजिए। और ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये भी कोई पहली बार नहीं हुआ है। और उनको छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी जब गए थे विजयादशमी पर मोहन भागवत के बगल में नागपुर में खड़े थे तो कितना बवाल हुआ था, है ना। तो मतलब हमने देखा है बहुत से लोगों को संघ की शाखाओं में जाते हुए, मंचों पर जाते हुए, विजयादशमी पर जाते हुए। उनमें कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको नहीं जाना चाहिए था कायदे से। हाँ? अगर वास्तव में ये स्टैट्यूट अगर हम माने कि संघ का, ये सरकार का आदमी न्यूट्रल दिखना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा रहा नहीं है हमारे यहाँ। नहीं तो व्यवहार में तो वह, खैर फिर हम एक दार्शनिक प्रश्न में चले जाएंगे कि व्यवहार में वह संभव भी है या नहीं, और फिर ऑब्जेक्टिविटी मिथक है, इस तरह की बातें होने लगेंगी। लेकिन वह एक आदर्श कल्पना थी कि ऐसा आपको पोज करते रहना है, ऐसा आपको दिखना है। अगर आपकी निष्ठा है भी तो वह सार्वजनिक प्रदर्शन उसका नहीं होना चाहिए। जी जी। बहरहाल अब वह रोक हट गई, लेकिन 10 साल लग गए। खुद एक प्रचारक, स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री हैं, इस 10 साल की देरी की क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, 10 साल की देरी का मसला नहीं है ये। हमको लगता है इसका इमीडिएट कंटेक्स्ट जो है वो इमीडिएट कंटेक्स्ट बीते आम चुनाव के दौरान जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मनभेद को लेकर सुर्खियां बनी, खबरें चली और बातचीत हुई, मुझे लगता है वो इसका इमीडिएट कंटेक्स्ट है। कि हो सकता है कि केंद्र सरकार को ऐसा लगा हो कि हम संघ को थोड़ा मेनस्ट्रीम कर दें इसी बहाने। हालांकि संघ की मेनस्ट्रीमिंग में कोई कसर नहीं बची है, संघ ही सरकार है, सरकार ही प्रधानमंत्री है, सब कुछ मेनस्ट्रीम वही है। और बहुत पहले, आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले कार्ल मार्क्स कह गए कि जो समकालीन सत्ता होती है, समकालीन समाज का विचार भी वही होता है। तो संघ तो पूरी तरह मेनस्ट्रीम है, सत्ता में भी, समाज में भी,
फिर भी हो सकता है कि ये जो बीच में विवाद आया संघ और भाजपा के बीच, कि जेपी नड्डा ने बयान दिया कि हमें अब जी। संघ की जरूरत नहीं, और बाद में जो है उसको बाद में कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई, उसका शायद ये परिणाम हो में भी जी। कि ऐसा बैन हटाने की बात इन लोगों में चली हो और इन्होंने हटाया हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसके कोई रेमिफिकेशन दिखते नहीं है। जी। अब इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि हम नहीं जानते कि संघ क्या सोच रहा है, जी। ठीक है। मतलब हम ये बाय डिफॉल्ट नहीं मान सकते कि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने में ही मदद करता है। हाँ, इस बार का चुनाव उदाहरण रहा है जहां पे कई प्रांतों में कई जगहों पे संघ के लोग डिफंक्ट रहे हैं, काम नहीं किए हैं भाजपा के जी। लिए, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में। तो संघ क्या लाइन ले रहा है, संघ क्या सोच रहा है 2029 के हिसाब से, उसकी क्या मतलब रणनीति है, हमें नहीं पता। तो जी। इसलिए इतनी आसानी से सरकारी कर्मचारियों को संघ में जाने की छूट दे देना कोई मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल स्टांस नहीं हो सकता। जी। दूसरी बात जो आमतौर पे चर्चाओं में इग्नोर की गई है वो ये है कि केवल संघ को छूट दी गई है, जमाते इस्लामी को नहीं छूट दी गई है, जी। ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जब हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट या कम्युनल और सेकुलर दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह की बातें कहते जी। हैं, जब हम इतिहास में जाके गिनवाते हैं कि भाई जमाते इस्लामी और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी, हाँ, मतलब जो कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की जो स्थापित व्याख्याएं हैं उसको जब तोड़ने और डिकोड करने की बात की जाती है तो जमाते इस्लामी और संघ को एक खांचे में हम रखते हैं, ठीक है। जी। यहां पर दरअसल उसको डिसिसिवली ब्रेक करने का काम किया गया है कि संघ को, अब इस लिहाज से आप मेन स्ट्रीमिंग मान सकते हैं कि संघ को अब उस सूची से हटा दिया गया जिस सूची में वो जमाते इस्लामी का बगलगीर था, ठीक जी। है। तो अब जमाते इस्लामी जो है बैंड हो गया और संघ बैंड नहीं रहा, ठीक है। तो ये दो चीजें मुझे लगता है कि एक साथ जोड़ के देखी जानी चाहिए। जी। जी। और अब इससे कितनी मेन स्ट्रीमिंग और होगी या नहीं होगी या इसका उल्टा असर पड़ेगा मैं नहीं जानता, जी। क्योंकि संघ एसेंशियली पॉलिटिकल संस्था नहीं है और न वो खुद को कहती है, जी। ठीक है। तो जब वो नहीं कहती है अपने को पॉलिटिकल, तो उसको मेन स्ट्रीम करके जबरन पॉलिटिकल फेस उसका बनाने का क्या मतलब है, जी। ये तो सरकार के जो पुरोधा है वो जाने, संघ के मुखिया जाने। लेकिन ये जो जिस पर आप विषय पर बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा चर्चा इस पे हुई नहीं, जी। मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए। जी। उसकी वजह यह है कि अभी हाल में 2-3 जजों का, हाईकोर्ट के जजों का उदाहरण मिला है जिन्होंने रिटायर होने के समय आखिरी सुनवाई में कहा कि मैं तो संघ का था और मैं लौट के संघ में वापस जाऊंगा। और ये फैसला आने के पहले, ये सरकार का जो फैसला आया बैन हटाने का, इसके पहले 1 साल पहले मध्य प्रदेश में एक याचिका किसी सरकारी कर्मचारी ने दायर की थी जी। कि इस पर से बैन हटाया जाए और हमें छूट दी जाए कि हम संघ का हो सकें। तो फाइनली ये याचिका आने के बाद, ये फैसला आने के बाद वो याचिका इनफ्रक्चुअस हो गई, बेकार हो गई, जी। अपने आप रिजॉल्व हो गया। तो वो याचिका पर सुनवाई करते हुए जो फाइनल टिप्पणी की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जजों ने, वो देखी जानी चाहिए। कि आप देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 जज कह रहे हैं अपनी टिप्पणी में कि संघ एक अंतरराष्ट्रीय वॉलंटरी संस्था है, बहुत सम्मानित है और 50 साल लग गए सरकार को ये काम करने में। कहने का मतलब कि अभी तक खुलकर जो न्यायपालिका और जज संघ के बारे में बोलने से परहेज करते थे, ये बैन हटने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उन जजों ने आरएसएस के बारे में वो सराहनीय टिप्पणी की, जी। ठीक है। तो जी। हमें लगता है कि अब एक समय जो था जिसमें कि आज से 15 साल, 20 साल या 25 साल पहले तक संघी होने को, कोट इन कोट संघी होने को एक सामाजिक और राजनीतिक गाली माना जाता था, और आज भी एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित इकोसिस्टम बचा है, जिसमें संघी होने को, टीका लगाने को, भगवा गमछा पहनने को एक मतलब परायापन से देखा जाता है, अदरनेस से देखा जाता है।
उस अदरनेस को दरअसल हो सकता है कि साइकोलॉजिकली अगले 10-15 साल में या 5 साल में खत्म करने की ये शुरुआत हो, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.